झारखंड के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान आता है और पूरे झारखंड में भूचाल मच जाता है। खास करके उनके बयान में ये कहा गया कि संथाल परगना और बंगाल के कुछ हिस्से को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। खास करके उनका ये जो बयान था घुसपैठिया बांग्लादेशी घुसपैठिया को लेकर बयान है। इस बयान को हमारे JVKSS की टीम किस हिसाब से देख रही है, आप लोगों ने कई लोगों का बयान सुना। हमारे साथ में है केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी। भैया, इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक निशिकांत दुबे जी का प्रश्न है वो काफ़ी मुखर होकर के बोलते हैं और अपनी पार्टी को भी असमंजस की स्थिति में डालते रहते हैं। ये जो संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए के मामले पर जो उनका बयान आया कि झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, ये ऑफबीट स्टेटमेंट है। उनके अपने पार्टी के जो नेता है वो उनके साथ नहीं है। बाबूलाल जी का जो स्टेटमेंट है, अमर कुमार बावरी जी ने जो कहा है, नेता प्रतिपक्ष ने, कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी लाइन नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी का। जब निशिकांत दुबे जी जब बयान दे रहे थे उस वक्त तो ये नहीं कहे थे कि हमारा ये व्यक्तिगत बयान है। वो ठीक है, बट जब पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया तो उसका अर्थ ये है कि निशिकांत दुबे अपने बयान के साथ अकेले हैं। उनके पार्टी, उनका जो बयान है, उनके बयान के साथ उनके पार्टी के नेता तक नहीं है। तो ये उनका निजी प्रलाप है जो वो रो रहे हैं। वो समस्या से दरअसल भाग रहे हैं। समस्या ये है कि सीमा पर घुसपैठ हुआ है बांग्लादेश में, बांग्लादेश बॉर्डर पे लगातार हो रहा है। तो इस इन्फ्लिट्रेशन के लिए जिम्मेवार कौन है? सबको पता है कि वहाँ पे कोई पुलिस लगी हुई नहीं है, कोई स्टेट पुलिस नहीं है, केंद्रीय बल है वहाँ पे, सीधे होम मिनिस्ट्री के नियंत्रण में है, सेना के प्राधिकार में है वो क्षेत्र। तो घुसपैठ कैसे हो रहा है? मोदी जी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इंटरनेशनल बॉर्डर का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। तो ये जवाब उनको देना चाहिए, निशिकांत दुबे जी को बताना चाहिए कि क्या कुछ कर रही है केंद्र सरकार। तो जहां तक उनका जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो आइडिया है, उनके पार्टी ने खारिज कर दिया है। लिहाजा ये अनप्रैक्टिकल है, हम लोग भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये फालतू बातें हैं ऐसे, और ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, इस तरह का बयान इनको नहीं देना चाहिए था। झारखंड के इतिहास से ये वाकिफ है कि नहीं? ये तो सवाल तो उनसे पूछिए, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए कि झारखंड की हिस्ट्री उनको पता है या नहीं। यहाँ के लोग इतने सीधे हैं भैया कि अन्य प्रदेश, अन्य राज्य के लोगों को यहाँ विधायक सांसद बड़े आसानी से लोग बना देते हैं। यहाँ के लोग मूर्ख भी बन जाते हैं। कई बार तो हमने 9 के मुद्दा पर देखा शंकर रवानी वाला में कि हमारे यहीं के लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर रेकी करवाता है, यहीं के लोग फंसते हैं और यहीं का बेटा मारा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक शंकर रवानी मर्डर केस का प्रश्न है, देखिए हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ये दो विस्थापितों के बीच का झगड़ा है। बहुत सारी बातें हैं, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी का जो हत्या होता है वो हत्या अफसोसनाक है, भले वो जिला बदर हो, जिला प्रशासन का अपना स्टैंड है इसको लेकर के। हम लोग विस्थापित का बेटा होने के नाते निश्चित तौर पर मोरल सपोर्ट हम लोगों ने दिया है। बट इस हत्याकांड के पीछे जो कहानियाँ चल रही हैं वो उस कहानी पर जाने की जरूरत नहीं है। वो पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो कोई और इशू है। तो उन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और अब तो जिला जो प्रशासन है उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि लोगों को बांग्लादेशी जो घुसपैठी लोग हैं उनको हटाने के तो और भी तो कई तरीके हो सकते हैं, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर ही। देखिए, आप सवाल आपने कुछ और पूछा था, बीच में आप सप्लीमेंट्री डाल रहे हैं और वापस उसी सवाल पे जा रहे हैं। पहले मैं ये जवाब कंप्लीट कर देता हूं कि जहां तक शंकर रवानी मर्डर केस का प्रश्न है, लोगों को डिटेन किया गया है, लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, पूरे कांड का उद्भेदन हो गया है। तो सबको पता है कि ये सिर्फ विस्थापित का मैटर नहीं था, कुछ और था। अब आप वापिस जा रहे हैं संथाल परगना के मैटर पर रहीम भाई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मैटर पर ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो आइडिया है वो बेकार का आइडिया है और उनकी पार्टी के लोग उनके साथ नहीं है। तो हम लोग निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जाएंगे, ये बात होनी भी नहीं चाहिए। उसका सॉल्यूशन कुछ और है, उसका सॉल्यूशन कुछ और है। उसमें पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदलना है। आपने आधा सवाल किया है, मैं पूरा जवाब दे देता हूं आपको। आपने बांग्लादेशी घुसपैठ का बात किया है, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोषी है। लेकिन जब घुसपैठिए एक बार आ गए तो किनके कारण संथाल परगना में उनका जमावड़ा हो रहा है? आदिवासी महिलाओं के साथ जो शादियां हो रही है, कौन आपत्ति नहीं कर रहा है? किनका वोट बैंक बढ़ रहा है?
तो इसलिए ये दोनों ही गठबंधन, अगर घुसपैठ के लिए एनडीए जिम्मेवार है तो इस पॉलिटिकल डेमोग्राफी के बदलने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेवार है। ये दोनों ही गठबंधन धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। किसी को हिंदू का एकत्रित वोट चाहिए, किसी को मुस्लिम का एकत्रित वोट चाहिए। तो ये वोट की राजनीति के कारण लोग देश का नुकसान कर रहे हैं। हम लोग ये मान करके चलते हैं इस मामले पर दोनों ही गठबंधन दोषी हैं, दोनों को आत्मावलोकन करना चाहिए, यानी तो फिर जनता को समझना चाहिए। आज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत अधिक है, जनता को एक एक बात की जानकारी है। समय आने पर इस तरह के लोग सत्ता में वापस ना लौटें, घटिया राजनीति लोग ना करें, इसके लिए जनता को हम लोग भी समझा रहे हैं। अभी आसन विधानसभा चुनाव है झारखंड के अंदर 2024 में, अभी 4 महीने का समय और रह गया, 3 महीने का। तो झारखंड के लोगों को ये समझना है और जो माकूल जवाब है ऐसे पार्टियों को देना है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, घुसपैठ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, और अगर घुसपैठ हो जाता है तो डेमोग्राफी बदलने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये समग्र जो सभी बातें हैं ये झारखंड के लोगों को समझनी चाहिए और उसी के अनुसार जो राजनीतिक परिपक्वता है, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, उसका परिचय वोट के जरिए देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ढुलू महतो के बयान को कांग्रेस के एक कद्दावर नेता ने भी समर्थन कर दिया है। ढुलू महतो का बयान को आप अच्छी तरह जान ही रहे हैं कि अतिक्रमणकारियों का ये कील तक हम उखड़ने नहीं देंगे। उन्होंने अपने वीडियो में तो मंच पर बोल भी रहे थे कि हमने डीसी महोदया से बात की, तमाम लोगों से बात की। इसको देखिए, अगर सांसद महोदय अगर अतिक्रमण को अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं, किसी के वोट बैंक को अगर वो क्रिएट करके उसको रेगुलेट और मेंटेन रखना चाहते हैं, तो सांसद महोदय को ऐसे वोटरों को जवाब देना चाहिए जो स्थानीय वोटरों ने उनको सांसद बनाने के लिए अपना मतदान किया। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं किया है, उन लोगों ने ढुलू महतो जी को मतदान किया स्थानीयता के मामले पर, लोकल होने के कारण। तो अपने लोकल मतदाताओं को जवाब दें कि इस तरह के अतिक्रमण का वो समर्थन किस शर्त पे कर रहे हैं या किस कारण से कर रहे हैं। और ढुलू महतो जी को भी सोचना चाहिए कि कोई उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ढुलू महतो जी गलत कहाँ किए, उनको वो लोग भी तो वोट दिए हैं ना। नहीं, ठीक है, और ये हम लोग तो ये मान करके चलते हैं कि वैधानिक रूप से जो लोग रह रहे हैं, वो संथाल परगना वाला जो मैटर है वो दूसरा मैटर है, ये जो मैटर है ये दूसरा मैटर है। ये जानबूझ करके अतिक्रमण को बढ़ावा देना, पॉलिटिकल लोकल स्तर पे पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करना, ये भी गलत है। यहाँ पर बोकारो स्टील परेशान है। अब सांसद के इस बयान को बोकारो स्टील को देखना है कि कैसे वो टैकल करेंगे, क्या कोर्ट से ऊपर हैं क्या। इविक्शन ऑर्डर बहुत बार आया, तो उस ऑर्डर का क्या हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है लोगों को, इसके कारण है कि बोकारो के अंदर अतिक्रमण बहुत है, पानी की चोरी हो रही है, ऐसे लोग अतिक्रमणकारी आप जिनको कह रहे हैं, ये लोग के पास डबल वोटर कार्ड, डबल राशन कार्ड, डबल आधार कार्ड तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो है ना। वही मैं कह रहा हूँ, और जेबी केसेस का स्टैंड भी वही है। डबल वोटर आई कार्ड के हम लोग खिलाफ हैं। ये सिर्फ यहीं का मैटर नहीं है, ये बोकारो का मैटर नहीं है, ये रांची की भी स्थिति है। जो अर्बन एरिया है उसमें तो कम बेस ये स्थिति है, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ करके इस डेमोग्राफी को फेवर करते हैं, कुछ लोग जानबूझ करके इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली अपने नज़र में वो करेक्ट होंगे, लेकिन वो बोकारो के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो बोकारो स्टील मैनेजमेंट को परेशान करने का षड्यंत्र रख रहे हैं। अगर देश की जनता ने, अगर आपको राज्य की जनता ने, अगर आपको जिले की जनता ने, आपके लोकसभा और विधानसभा के लोगों ने आपको मतदान दिया, तो सही काम के लिए आपको मतदान दिया, सही काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको सांसद और विधायक बनाया, गलत चीज़ को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया। बोकारो स्टील को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बोकारो स्टील को भी अपना देखना है कि क्या करना है, उनको पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर नहीं आना चाहिए। 28 तारीख के महासम्मेलन के बाद ये जो केंद्रीय सदस्य की आप लोग वहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा बुलाएं, उस सभा के बाद हम ये जानना चाह रहे थे कि जयराम जी कब तक टिकट का ऐलान करने वाले हैं। वो बहुत जल्द ऐलान करेंगे और संकेत भी है हम लोगों के पास, और वो आत्ममंथन कर रहे हैं। संभवतः पहली सूची जो है वो लगभग तैयार है, बहुत जल्द वो प्रेस के जरिए जारी करेंगे। उस जयराम जी कितने सीट पर लड़ेंगे? वो लगभग 2 सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने संकेत ये दिया है, उन्होंने सम्मेलन में भी सबके सामने ये कहा कि वो गिरिडीह का 1 सीट हो सकता है, हजारीबाग लोकसभा का 1 सीट हो सकता है, धनबाद लोकसभा का 1 सीट हो सकता है। तो इन तीनों लोकसभाओं में से 1-1 सीट हो सकता है, लेकिन फाइनली हमको लगता है कि 2 सीटों पर वो नॉमिनेशन करेंगे, 2 सीटों पर वो चुनाव। कुछ मीडिया वाले तो 6 सीट की बात कर रहे हैं। वो 20 सीट की बात करें, वो अनप्रैक्टिकल है। कोई उम्मीदवार 10-20 सीटों पे लड़ता है क्या? लेकिन एनालिसिस हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 सीटों पर। तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन को लेकर भैया क्या?
इसको लेकर के जो स्थिति है वो लेटेस्ट अपडेट जो है वो केंद्रीय अध्यक्ष को दिया जा चुका है। बहुत जल्द वो औपचारिक रूप से राज्य की मीडिया को वो संबोधित करेंगे और अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो स्थिति है उसको स्पष्ट करेंगे, वो अपने लेवल पे वो बात करेंगे। ट्रेन की व्यवस्था और ट्रेन जिस तरह दुर्घटनाग्रस्त होते जा रही है, आज तड़के सुबह की बात है, चक्रधरपुर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान भी आते हैं मंत्रियों का कि ऐसा इधर ये उधर वो लगा देंगे, सटेगा नहीं, लेकिन लगातार जो है कि ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि ट्रेन कॉलिजन वाला जो मैटर है, एक बात को लेकर के मुझे आश्चर्य भी है रहीम भाई कि मैं 15-20 दिन से मैं गौर कर रहा हूँ कि लगभग रोज एक ट्रेन हादसा हो रहा है देश भर के अंदर, मालगाड़ी क्योंकि बीच में दो एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच में। तो इस कॉलिजन को मैं नेचुरल नहीं मानता हूं। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबोटाज हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। यह आश्चर्य का विषय है। हालांकि रेलवे का जो मैटर है वो केंद्र का सब्जेक्ट है, केंद्र को देखना है, लेकिन जब राज्य के लोगों का, देश के लोगों का जो जान माल है वो जब दाव पर हो तो निश्चित तौर पर हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि हम लोग बात करें। कर्मचारी भी तो कमी है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कर्मचारी बता रहा था कि 32-32 घंटा जाग के, 3-3 दिन जाग के हमको ट्रेन चलाना पड़ा। बात हम लोगों से आह्वान भी कर रहे थे कि भैया सब करना, ये नौकरी केंद्र सरकार का जो ये आउटसोर्सिंग का जो फॉर्मूला है ये जानलेवा साबित होगा और कहीं ना कहीं रेलवे भी उसके चपेट में आ रहा है। जो परमानेंट एम्प्लॉई है जिनका नौकरी इस तरह के हादसों के बाद खतरों की जद में होता है और वो जितनी संजीदगी से अपना काम करते हैं, एक आउटसोर्सिंग का एम्प्लॉय नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप, 2-3 महीने के बाद उसको निकाल देंगे। मगर इस तरह के हादसों में जब जान जाता है लोगों का, जब लोग परेशान होते हैं, जब जान माल की नुकसान होती है, तब लोगों को समझ में आता है कि हर चीज़ को कैजुअल वे में नहीं चलाया जा सकता है। रेलवे को जिस ढंग से कैजुअल मोड पे डाला जा रहा है, केंद्र सरकार का अनप्रैक्टिकल स्टेप है। केंद्र सरकार को रेलवे को लेकर के, देश के जनता के जान माल की सुरक्षा को लेकर के संजीदा होना चाहिए। और पिछले दिनों लगातार जिस ढंग के रेल हादसे हो रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। रेल मंत्री को, स्वयं प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि क्यों रेल हादसे इतने बढ़े हैं और कहाँ चूक हो रही है। निश्चित तौर पे यह सोचनीय विषय है। केंद्रीय कमेटी की जब महासम्मेलन हुआ, उसमें कुछ पार्टी के लोगों पर ये गंभीर आरोप लगा कि लाखों लाख उगाही कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। पार्टी कुछ कार्रवाई की? देखिए, हमको लग रहा है कि आपको कैमरा चलाने की इजाजत नहीं थी रहीम जी, लेकिन आप उस हॉल के अंदर थे और आपने सारे प्रोसेस को अपने आंख से देखा है कि क्या कुछ हुआ है। और जो दर्द छलका है केंद्रीय अध्यक्ष का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी अधिवेशन के टाइम में पार्टी ने कुछ एक संकेत दिए हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे लोगों को संकेत मिल चुका है। पार्टी धीरे धीरे उनको साइडलाइन कर रही है। महत्वपूर्ण जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग दायित्व मुक्त किए जाएंगे धीरे धीरे। उनके पास जो बड़ी जिम्मेवारी है उनको हम लोग धीरे धीरे छीनेंगे, हटाएंगे और उनको कहीं ना कहीं साइड करेंगे। पार्टी से वो नहीं निकाले जाएंगे, इतना तो हम आश्वासन जरूर देते हैं। बट एक चीज़ तो है कि उनके ऊपर जो दायित्व है और जो बहुत बड़े पदाधिकारी आज वो समझ रहे हैं, उनका जो कद है वो निश्चित तौर पर पार्टी में घटेगा। इस तरह का आचरण करने वाले लोगों को हम लोग प्रमुख पदों पर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जो कैजुअल अप्रोच रखेंगे, दलाली का धंधा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग डंप करेंगे। और लोगों को एहसास है, पता है लोगों को कि उनके साथ क्या कुछ पार्टी करने जा रही है। लोगों को संकेत दे दिया गया है और उनको एहसास हो गया है। यानी आने वाले समय में और भी कोई भूल के भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर देखिए, एक बात बता देते हैं, जयराम जी जब बार बार ये कहते हैं कि भाई जरूरत कितनी है आपकी, अगर जरूरत पूरा करने के लिए अगर आप पार्टी को दाव पे लगा रहे हैं, पार्टी के नेता को के नाम को अगर आप बेच रहे हैं, अपने राजनीतिक साख को अगर आप दाव पे लगा रहे हैं, अपने लोगों को अगर आप धोखा दे रहे हैं, पार्टी के समर्थकों को अगर आप मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ एक दिन ऐसा आएगा कि आप कलेक्शन करेंगे और जिन लोगों ने दिया है वो आपकी पिटाई करेंगे, क्योंकि पार्टी आपके अनुसार चलेगी नहीं, पार्टी आपकी बात मानेगी नहीं। तो जिनको आप फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं वो आपको मारेंगे सार्वजनिक रूप से। तो मैं तो कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए। पार्टी ऐसे लोगों पर डंडा चला रही है, पहला डंडा चल चुका है। महाधिवेशन में लोगों को उनका स्थान, उनका ठिकाना बता दिया गया है। ऐसे लोगों को कम से कम सतर्क रहने की जरूरत है। तो झारखंड के कमोबेश तमाम लोग जेएलकेम की गतिविधि को पूरी तरह समझते हैं, इसीलिए मैंने कई सवाल लिख कर लाए, भैया से बात किए और इनसे ताबड़तोड़ हमने सवाल रख दिए। आप लोगों को इनका जवाब कैसा लगा, हम चाहेंगे कि अपना कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।